जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मृदा विज्ञान के अंदर पोषक तत्वों के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रमुख जो पोषक तत्व होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो आप भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठेगा और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। तो सबसे पहला आता है हमारे कौन से संरचनात्मक पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व और दूसरा होता है हमारे सहायक पोषक तत्व या फिर सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व के रूप में उनको हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों जो होते हैं हमारे, इनको हम आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। और ये जो होते हैं पौधे का लगभग 90 से लेकर 96% भाग ये बनाते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं ये जो तीनों जो पोषक तत्व जो होते हैं इनकी प्राप्ति कहाँ कहाँ से हो सकती है। इन पौधों को, इनकी अगर हम प्राप्ति की बात करें तो ये पौधों को कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं ये कहाँ से, वायुमंडल से। कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? वायुमंडल से प्राप्त हो सकते हैं। और एक प्राप्त हो सकते हैं ये हमें जो पौधों को कहां से प्राप्त हो सकते हैं, जल के माध्यम से। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये CO2 के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? CO2 के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। CO2 के रूप में पेड़ पौधों को उपलब्ध होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। और जल की बात करें तो ये जो जल होता है ये कहां से, पौधों को मृदा के द्वारा पेड़ पौधों को जड़ों के माध्यम से प्राप्त होता है। और किस रूप में प्राप्त होता है, तो H2O के रूप में ये प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये तो इनकी प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके प्रमुख कार्य क्या है। इनके प्रमुख कार्य क्या होंगे। तो कार्य की बात करें यहाँ पर हम, तो कार्य क्या क्या हो जाएगा। तो पौधों के अंदर एक क्रिया होती है, उस क्रिया को हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के नाम से। किस नाम से जानते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। और इंग्लिश में हम इसको फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रकाश संश्लेषण, या फिर इसको फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इस क्रिया के अंदर क्या होता है, पेड़ पौधे CO2 और जल का उपयोग करके वर्णक व प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? एक तो बनाते हैं ग्लूकोज और एक बनाते हैं हमारे ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, ठीक है ना। जो जिसके अंदर हमारे मेन जो प्रोडक्ट होता है वो तो ग्लूकोज हो जाता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जो ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन जो बनती है ये किसके माध्यम से बनती है, तो ये जो ग्लूकोज जो होता है ये किससे बनता है, CO2 के अपचयन से बनता है। CO2 का इसमें क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है ना। CO2 का तो क्या होता है, अपचयन होता है। CO2 का अपचयन से किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है, CO2 का अपचयन से होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। और बात करें हम जो ऑक्सीजन जो मुक्त होती है ये किससे होती है, तो जब जो जल का जो अणु होता है, जल का जो अणु होता है जल के ऑक्सीकरण से, जल के ऑक्सीकरण से जो बनती है वो कौन बनती है, ऑक्सीजन बनती है। और ये फिर आगे जाकर वातावरण में रिलीज कर दी जाती है। और इसी प्रोसेस के दौरान पेड़ पौधों में प्रकाश, ये जब प्रोसेस पूरी हो जाती है तो इसके दौरान किसका निर्माण होता है, इसके दौरान जो हमारे जो ग्लूकोज जो होता है इसका निर्माण होता है। और ये क्या होता है, ऊर्जा देने वाला एक कारक होता है। यानी कि अगर हम ये ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं तो इससे हमें सीधे ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो निर्माण जो होता है वो किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और यही जो ग्लूकोज जो होता है ये पौधों में किस रूप में परिवहन करता है, तो ये जो ग्लूकोज जो होता है पौधों में सुक्रोज के रूप में परिवहन करता है। सुक्रोज के रूप में ये क्या करता है, परिवहन होता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका मूवमेंट होता है। यानी कि पत्ती में इनका निर्माण हो रहा है, अगर जड़ तक ये जाएगा तो किस रूप में जाएगा, सुक्रोज के रूप में जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इसका पौधों में संचय किस रूप में होगा, यानी कि भंडारण किस रूप में होगा, तो वो होगा हमारे, इसका जो संचय होगा वो स्टार्च के रूप में होगा। किस रूप में होगा, संचय या फिर जो भंडारण होगा वो स्टार्च के रूप में होगा। ये जो मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, ये कहानी बताने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इनका प्रमुख कार्य है। कार्य क्या है, तो मैं इसका नाम जो स्पष्ट रूप से हमने देखा था आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है, तो ये पूरी की पूरी जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसी के ऊपर पूरे पौधे की लाइफ साइकिल डिपेंड रहती है। जितना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उतना ही ज्यादा पौधे के अंदर इन सभी का निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा जो एक ऊर्जा वाला होता है। और इनसे पौधे के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे, ग्लूकोज के माध्यम से पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी कारण से इनको हम आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनको हम संरचनात्मक आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे का ये प्रमुख कारण होता है, ठीक है ना। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में हम 3 हो जाते हैं हमारे, उसके बाद में
में हम जो प्राथमिक जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम देखते हैं इसके अंदर अगला जो हमारे पोषक तत्व आते हैं वो कौन से आते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व। कौन से पोषक तत्व आते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व। अगला जो हमारे इसके अंदर जो तत्व हो जाएगा वो कौन से हो जाएंगे, प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व को हम और किस नाम से जानते हैं, उर्वरकीय पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उर्वरकीय पोषक तत्वों के नाम से इनको हम जानते हैं। तो इसके अंदर कितने हमारे पोषक तत्व आते हैं, तो इसके अंदर जो हमारे कितना आते हैं, 3 आते हैं। कौन कौन, NPK। कौन कौन आते हैं, NPK। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन के कार्य। जो सबसे पहला जो हमारा ये हो जाएगा हमारा A नंबर, इसके अंदर नंबर फर्स्ट आ जाएगा, पहला हो जाएगा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के क्या हो जाएगा, कार्य। ठीक है ना, नाइट्रोजन के कार्य। पहला जो हमारा पोषक तत्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहला जो हमारे पोषक तत्व होगा वो कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है ना, अब नाइट्रोजन की हम बात करें या फिर हम बात करें जितने भी हम 17 जो पोषक तत्व पढ़ेंगे इनके अंदर हम किन किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, तो इनके अंदर हम लगभग 4 से 5 अलग अलग बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से, सबसे पहले वो बिंदु देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट आएगा इसके अंदर हमारे उपलब्धता, यानी कि ये पौधों को कहाँ कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं, यूरिया के माध्यम से, DAP के माध्यम से, पोटास वाले किस माध्यम में ये पौधों को उपलब्ध होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में आता है हमारे उपलब्धता की बात करें तो किस फॉर्म में उपलब्ध होते हैं। जैसे हम बात करें माइनस आयन के रूप में हो रहे हैं, प्लस आयन वाले के रूप में हो रहे हैं, या फिर गैर आयन के रूप में हो रहे हैं, किस आयन के रूप में ये पौधों को उपलब्ध होते हैं। उसके बाद में बात करें इनकी प्राप्ति, यानी कि अगर पौधों के अंदर कोई कमी हो रही है तो इनको हम किन के माध्यम से पूर्ति कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कोई सोर्स तो होना चाहिए हमारे पास में। तो उसकी प्राप्ति कहाँ कहाँ से हो सकती है, यूरिया के माध्यम से, DAP, MOP, किसके माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में नंबर 3 आता है कार्य, कि इनके पौधों के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं। नंबर 4 आता है इसके कमी के लक्षण। ठीक है ना, कमी के लक्षण क्या होंगे सभी के ओवरऑल बता रहा हूँ। और नंबर 5 पर आ जाएगा हमारे इसके अंदर अधिकता से होने वाले कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनके अगर पौधों के अंदर उनकी टॉक्सिसिटी या फिर अधिकता बढ़ जाती है तो पौधों में कुछ विशेष परिवर्तन हो जाते हैं, जिनको हम रोग के नाम से भी जानते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये प्रमुख हमारा अध्ययन के 5 बिंदु रहेंगे, इन 5 बिंदुओं के ऊपर हम अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन के अंदर इसकी उपलब्धता। जो हमारा नाइट्रोजन है, जो नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को और हम इसको नत्रजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, नाइट्रोजन जो होता है इसको नत्रजन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें नाइट्रोजन की उपलब्धता। नंबर फर्स्ट आ जाता है इसके अंदर हमारे पॉइंट कौन सा, उपलब्धता की बात करें यदि हम, तो ये जो पौधों को किस किस रूप में उपलब्ध होता है, एक तो ये NH4 प्लस के रूप में उपलब्ध होता है, NO3 के रूप में उपलब्ध होता है, और एक होता है ये NH2। किस रूप में उपलब्ध होता है, NH2, जिसको हम एमाइड के नाम से भी जानते हैं। ये होता है हमारा अमोनियम, ये होता है नाइट्रेट, और ये होता है हमारे एमाइड होता है। ठीक है ना, जो यूरिया जो होता है एमाइड के रूप में उपलब्ध होता है। नाइट्रेट जो होता है ये मुख्य रूप से हमारे ज़्यादातर जितने भी फसलें होते हैं नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करती है, और अमोनियम के रूप में केवल धान की जो फसल होती है वही नाइट्रोजन को केवल अमोनियम के रूप में ग्रहण करती है। इसके पीछे की जो कहानी होती है वो मैंने आपको पहले बता दिया था, उसके अंदर आप देख लेना। उसके बाद में आता है हमारे इसके अंदर प्राप्ति। ठीक है ना, इसकी प्राप्ति हमें कहाँ कहाँ से हो सकती है, नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है इसको हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको हम यूरिया के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, यूरिया के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, DAP के माध्यम से दे सकते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट पूरा नाम होता है। एक होता है CAN,
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है ना। ये प्रमुख 4 ऐसे उर्वरक होते हैं जो हम किसानों के द्वारा इनका यूज में लिया जाता है और इनके माध्यम से हम नाइट्रोजन की पूर्ति पौधों को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और भी कई सारे उर्वरक है, जैसे हम बात करें कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ऐसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, ऐसे कई सारे उर्वरक हैं जिनका उपयोग करके हम नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन जो किसानों के द्वारा जो सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है वो ये 4 प्रमुख उर्वरक हैं जिनके माध्यम से किसान नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, डीएपी और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। जो यूरिया जो होता है ये फिर 2 तरह का होता है, एक तो होता है सॉलिड यूरिया और एक होता है लिक्विड यूरिया। सॉलिड यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है, यूरिया जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, सॉलिड यूरिया और एक होता है लिक्विड यूरिया, ठीक है ना। जो सॉलिड यूरिया होता है इसके अंदर जो नाइट्रोजन जो परसेंट होती है 46% होती है, और लिक्विड फॉर्म में जो आता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो नैनो यूरिया के नाम से जानते हैं। और नैनो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन जो परसेंटेज होती है वो 4% होती है, ठीक है ना। जब हम यूरिया के बारे में पढ़ेंगे तब हम नैनो यूरिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि नैनो यूरिया क्या है, किसने विकसित किया था, प्लांट कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में इसका क्या कंडीशन है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी प्राप्ति होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इसके नाइट्रोजन के क्या क्या कार्य होते हैं। नाइट्रोजन का जो हमारा तीसरा जो इसके अंदर बिंदु आता है वो आता है नाइट्रोजन के क्या क्या कार्य हैं। तो नाइट्रोजन के हम कार्य की बात करें तो सबसे पहला जो इसके अंदर हमारा फंक्शन आता है वो आता है, नाइट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, जो हमारे जो पर्णहरित होता है, पर्णहरित को हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। पर्णहरित का ये क्या होता है, आवश्यक संगठक होता है। क्या होता है, आवश्यक, पर्णहरित का ये आवश्यक संगठन होता है, ठीक है ना। पर्णहरित का आवश्यक संगठन होता है, अर्थात जो हमारे पर्णहरित होता है, जो जब हम इसके प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के दौरान जब क्लोरोफिल के बारे में पढ़ते हैं उसकी एक स्ट्रक्चर आती है, पोरफायरिक वलय एक नाम से उसकी क्लोरोफिल की संरचना आती है। तो उसके अंदर नाइट्रोजन जो होता है वो मिड पॉइंट के रूप में क्लोरोफिल के बीच में पाया जाता है, इसी कारण से इसको कहा जाता है पर्णहरित का आवश्यक संगठक तत्व होता है। नंबर 2 बात करें तो ये क्या करता है, पौधे के अंदर क्या करता है, वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है। पौधे के अंदर 2 तरह की वृद्धि होती है, वानस्पतिक वृद्धि और एक होती है प्रजनक वृद्धि। उसमें से जो वानस्पतिक वृद्धि जो होती है, वानस्पतिक वृद्धि को ये क्या करता है, बढ़ाता है। वानस्पतिक वृद्धि को ये क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है ना। वानस्पतिक वृद्धि इसकी वजह से बढ़ती है, और जैसे ही वानस्पतिक वृद्धि बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, जो फसलें जो होती है उसके अंदर जो कल्ले होती है जिसको हम टिलर के नाम से जानते हैं, टिलर, ठीक है ना। कल्ले जो होती है, कल्लों में जो फुटान की जो क्रिया होती है, कल्लों में जो फुटान की जो क्रिया होती है, फुटान की जो संख्या होती है, कल्लों में जो फुटान की जो संख्या होती है वो क्या होती है, इसके अंदर इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है, ठीक है ना। ये इसका तीसरा कार्य हो जाएगा। नंबर 4 कार्य, चौथे कार्य की बात करें तो ये जो नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, कई सारे एमिनो एसिड, प्रोटीन, एटीपी तथा न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, संगठक का आवश्यक तत्व होता है, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं इनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस किस का, एमिनो एसिड, प्रोटीन, एटीपी तथा न्यूक्लिक एसिड के संगठन का यह आवश्यक तत्व होता है। जब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तब इनके अंदर नाइट्रोजन का जिक्र आता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 5 हो जाएगा हमारे, यह क्या करता है, तो जो भी हमारा सब्जी जो होती है, सब्जी की जो गुणवत्ता होती है, सब्जी की गुणवत्ता में क्या होता है, सुधार होता है। सब्जी की जो गुणवत्ता होती है उसमें क्या होता है, इसकी वजह से सुधार होता है, ठीक है ना। ये प्रमुख 5 कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त एक कार्य और देख लेते हैं हम यहाँ पर। इसके अतिरिक्त क्या होता है, ये इससे क्या होता है, जो चारे की जो मात्रा होता है, चारे की मात्रा में वृद्धि होती है, चारे की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। जितना ज़्यादा हमें नाइट्रोजन फसलों को देंगे तो उससे क्या होगी, वानस्पतिक वृद्धि बढ़ेगी, तो उसके दौरान जो हमें चारा प्राप्त होगा वो भी हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। तो ये इसके प्रमुख कार्य होते हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें से देख ले हमें परीक्षा दृष्टि से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारे कौन सा हो जाएगा, पर्णहरित वाला हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारे नंबर 4 वाला, और एक हो जाएगा हमारे ये सब्जी की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये तो ये हमें 3 प्रमुख रूप से याद रखने हैं। हालांकि याद तो सभी रखने हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें इन 3 के बारे में तो पता होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम नाइट्रोजन की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब हम देखते हैं इसके कमी के लक्षण, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। कार्य यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी कमी के लक्षण। कमी के लक्षण, तो जो कमी के लक्षण की बात करें तो पहला जो कमी का जो लक्षण होगा वो आप सभी को पता ही होगा। जब हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा था पोषक तत्वों का, तब हमने यहाँ पर देखा था पौधों में गतिशीलता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया था पोषक तत्वों का, जिसके अंदर हमने देखा था हाईली मोबाइल, यानी कि पौधों के अंदर अत्यधिक गतिशील पोषक तत्व कौन से थे। तो एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, नापाक मांगे मौत, तो उसके जो कमी के लक्षण होंगे वो यहाँ पर हमें काउंट करना है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन की क्या हो जाएगा, कमी के लक्षण। कमी के लक्षण की यहाँ पर हम बात करें तो कमी की वजह से क्या क्या हो जाएगा। पहला तो बात करें, नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसकी कमी से क्या हो जाएगा, जो फूल गोभी जो होती है, फूल गोभी में क्या हो जाता है, इसकी कमी से बटनिंग हो जाता है। फूल गोभी में क्या हो जाता है, बटनिंग। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सीधा सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी से क्या हो जाता है, बटनिंग हो जाती है। बटनिंग क्या होता है, तो फूल गोभी का जो फूल जो होता है, जिसको हम सब्जी के रूप में काम में लेते हैं, उसका आकृति बिल्कुल आकार छोटा रह जाता है, उसको कहना बटनिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल छोटा रह जाता है। या फिर जो हमारे जो शर्ट का जो बटन होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और उस बटन के आकार के फूल गोभी का जो फूल होता है वो रह जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बटनिंग कहते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, नंबर सेकंड हो जाएगा पुरानी पत्तियों पर, पुरानी पत्तियां क्या हो जाती है, पुरानी पत्ती में पीलापन। पुरानी पत्ती में क्या हो जाता है, पीलापन हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, ये भी नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है। पीलापन को हम किस नाम से जानते हैं, पीलापन को हम क्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्लोरोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जो हम पीलापन जो होता है इसको इंग्लिश में हम क्लोरोसिस के नाम से जानते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगला जो आता है कमी के लक्षण, वो हो जाएगा हमारे इसकी वजह से और क्या होता है, तो नंबर थर्ड हो जाएगा इसकी वजह से पौधे जो होते हैं वो क्या रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। पौधे जो होते हैं वो क्या रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। पौधे बोने रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या क्या हो जाएगा, तो इसके अतिरिक्त हम बात करें, जैसे नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाती है तो फसलों के अंदर जो टिलरिंग की जो क्रिया होती है उसमें कमी आ जाती है। उनमें अगर कमी आ जाती है तो वानस्पतिक जो वृद्धि होती है वो धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है। तो अल्टीमेटली जो इसके कमी के जो लक्षण होंगे, वो जो इसके फंक्शन है उसी को अगर हम जो इसके मेन जो फंक्शन है अगर वो अवरुद्ध हो जाएंगे या फिर उनमें कमी आने लग जाएगी या फिर उनमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, तो वही व्यवधान उत्पन्न होने के बाद में जो सिम्टम दर्शाएगा पौधा, वही हमारे क्या हो जाएगा, कमी के लक्षण हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उनको भी आप इसमें लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये मेन 3 कमी के लक्षण तो याद रखने हैं आपको कि फूल गोभी में जो बटनिंग होती है वो नाइट्रोजन की कमी की वजह से होती है, पुरानी पत्तियों में पीलापन हो जाता है जिसको हम क्लोरोसिस के नाम से जानते हैं, और पौधे बोने रह जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम देखते हैं नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाले रोग। नाइट्रोजन की कमी से होने वाले रोग हमने देख लिए, अब देखते हैं हम इसकी अधिकता से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से। अधिकता से बात करें तो अधिकता के अंदर हमें लगभग 4 से 5 पॉइंटों के बारे में पता होना चाहिए जो सीधे सीधे नाइट्रोजन से संबंधित होते हैं। नंबर फर्स्ट आता है इसके अंदर, नंबर फर्स्ट की बात करें तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर नाइट्रोजन की अधिकता से, जो हमारे फूल गोभी जो होती है, नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होती है, फूल गोभी के अंदर 2 फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं या फिर हम कह सकते हैं रोग उत्पन्न होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर रिसीनेस। कौन सा नेस, रिसीनेस होता है, किसकी वजह से होता है, ये नाइट्रोजन की वजह से होता है। और एक होता है इसके अंदर होलो स्टेम, ठीक है ना, होलो स्टेम, ये किसकी वजह से होता है, ये नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से होता है। तो फूल गोभी के अंदर रिसीनेस नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से और होलो स्टेम भी अधिकता की वजह से होता है। होलो स्टेम का अर्थ क्या होता है, तो होलो स्टेम का अर्थ होता है जो फूल गोभी जो होती है उसका जो खाने योग्य जो भाग होता है उसको जब हम काट कर देखते हैं या फिर इसका जो मुख्य जो तना होता है या पौधा जो होता है उसको यदि हम काट कर देखें तो वो अंदर से खोखला दिखाई देता है, और उस खोखला होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम होलो स्टेम के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं, होलो स्टेम के नाम से। स्टेम का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर तना, और होलो का अर्थ होता है यहाँ पर बीच में होल जैसा या फिर छेद जैसा दिखाई देना, ठीक है ना। काट कर देखते हैं तो उसके अंदर खाली जगह दिखाई देती है, उसी को हम होलो स्टेम के नाम से जानते हैं। नंबर सेकंड बात करें तो आलू के अंदर भी इससे एक रोग होता है, और उसको हम आलू के अंदर भी इसकी वजह से क्या होता है, होलो स्टेम होता है। क्या होता है, होलो स्टेम होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। आलू के अंदर क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए ये आलू है हमारे,
ये हमारे क्या है, एक आलू है। ये सभी आपको आलू दिखाई दे रहा होगा। ये अभी नॉर्मल स्टेज में है, ठीक है ना, ये अभी नॉर्मल स्टेज में है, यानी कि इसकी जो साइज है वो एवरेज साइज है, ना ही ये ज़्यादा बड़ा है ना ही ये ज़्यादा छोटा है, ठीक है ना। लेकिन अगर इससे हम डबल और ट्रिपल साइज का जब आलू लेते हैं, जो मंडी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत बड़ा आलू होता है, जब उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, जब इसको हम काटेंगे तब इसके अंदर हमें कई सारी खाली जगह दिखाई देती हैं। उसी प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, होलो स्टेम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, होलो स्टेम के नाम से जाना जाता है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त बात करें, नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा अधिकता से। और क्या होता है, तो अधिकता से क्या होता है, इसकी जो वानस्पतिक जो वृद्धि होती है, तो जितनी ज़्यादा वानस्पतिक वृद्धि होगी, वो जितनी ज़्यादा वानस्पतिक वृद्धि बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, पौधे जो होंगे वो क्या होंगे, पौधे या तो क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, पौधे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे गिरने लगेंगे, नीचे गिरने लगेंगे, ठीक है ना, जिसको हम क्रॉप लॉगिंग के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, क्रॉप लॉगिंग के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। ये आपको मुख्य रूप से गेहूँ के अंदर, ये मक्का के अंदर जो अत्यधिक वजनदार हुआ हरी जो फसलें होती है उनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। और एक और क्या होगा, अगर वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होगी तो उसके अंदर जो हरापन जो होगा, उसके अंदर जो कोशिका जो रस होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कीट व पतंग, कीट प्लस पतंग प्लस रोग, इसका जो आक्रमण होगा, आक्रमण ज़्यादा होगा, इसका आक्रमण क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये वानस्पतिक वृद्धि तीव्र होगी तो फसल नीचे गिरने लगेगी, और अत्यधिक उसके अंदर हरापन होगा तो उसकी वजह से कीट और जो हमारे रोग और जो भी पतंग होंगे वो क्या होंगे, फसल की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे और ये फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अतिरिक्त बात करें, नंबर 4 हो जाएगा, जो भी हमारे जो सब्जियां हैं, जो भी हमारे सब्जियां हैं, सब्जियों के जो भंडारण के जो गुण होते हैं, सब्जियों के जो भंडारण के जो गुण होते हैं, सब्जी भंडारण गुण में क्या आ जाती हैं, जिसको हम कीपिंग, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कीपिंग क्वालिटी के नाम से जानते हैं, कीपिंग क्वालिटी के नाम से जानते हैं। भंडारण गुण में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, भंडारण गुण में कमी। तो ये इसके प्रमुख अधिकता से होने वाले रोग, या फिर हम कह सकते हैं उसके जो पौधा का जो शारीरिक बनावट होती है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है नाइट्रोजन की अधिकता से। तो ये हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। कुछ 1-2 और बच जाते हैं, वो आप बुक में देख लेना, सारी चीज़ें यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये प्रमुख रोग व नाइट्रोजन से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं जो हमें ध्यान रखना है। इससे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कौन कौन से। तो परीक्षा की दृष्टि से एक तो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाएगा बटनिंग, इसको हम 5 स्टार से सम्मानित करेंगे, इससे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। एक हो जाएगा हमारे फूल गोभी और आलू के अंदर जो होलो स्टेम जो रोग होता है, होलो स्टेम और रिसिनेस, ये 4 फैक्ट हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक हो जाएगा हमारी ये कौन सा, कीपिंग क्वालिटी। तो प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है कि निम्न में से किस पोषक तत्व की वजह से जो सब्जियां जो होती है उनकी जो कीपिंग क्वालिटी है, भंडारण गुण जो होते हैं उनमें कमी आ जाती है। तो वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन से जुड़ी हुई हमें केवल 5 से 6 बातें पता होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, कार्य के अंदर 2 से 3 बातें थी। कार्य के अंदर कौन कौन सी थी, नंबर फर्स्ट हो जाएगा उसके अंदर वो जो एटीपी अमीनो एसिड वो वाली जो लाइन थी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। इसके अतिरिक्त बात करें नाइट्रोजन जो क्या करते हैं, टिलरिंग जो होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, 2 उसके अंदर इंपॉर्टेंट थी। और 4 से 5 बातें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम जो हमारा दूसरा जो पोषक तत्व है, प्राथमिक पोषक तत्व के अंदर, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे फॉस्फोरस। कौन सा हो जाएगा, फॉस्फोरस। नेक्स्ट जो हमारे पोषक तत्व होगा वो कौन सा पोषक तत्व हो जाएगा, फॉस्फोरस। नेक्स्ट जो पोषक तत्व होगा वो हो जाएगा हमारे फॉस्फोरस। बात करें फॉस्फोरस की, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फॉस्फोरस, ठीक है ना। फॉस्फोरस की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर भी वो 4 बिंदुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है इसका प्राप्य रूप की बात करें तो ये जो किस रूप में पौधों को प्राप्त होता है, तो ये होता है एक तो H2PO4-2 और एक होता है ये PO4-3, ठीक है ना। इसको हम मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। ये इस रूप में क्या होता है, पौधों को प्राप्य होता है, ठीक है ना। और पीएच की बात करें, जो फॉस्फोरस जो होता है वो किस पीएच पर प्राप्त होता है, ये होता है
फिक्स 7.2 pH पर प्राप्त होता है। फिक्स 7.2 pH पर यह पौधों को उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो फॉस्फोरस की जो उपलब्धता है ये पौधों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है ये, तो इसकी जो उपलब्धता है ये प्राप्ति है वो हो सकता है सिंगल सुपर फॉस्फेट से हो सकती है, डबल सुपर फॉस्फेट से हो सकती है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट से हो सकती है। इसके अतिरिक्त बात करें हम डाई अमोनियम फास्फेट DAP से हो सकती है। इसके अतिरिक्त हम बात करें रॉक फॉस्फेट, इन सभी से क्या हो सकता है हमारा जो फॉस्फोरस है इसकी उपलब्धता हो सकती है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट इसके कार्य और कमी के जो लक्षण हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो अगला जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा फॉस्फोरस के क्या क्या फंक्शन या कार्य हैं, ठीक है ना। फॉस्फोरस के प्रमुख फंक्शन की बात करें तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर ये क्या करता है, तो यह बीज के अंकुरण में मदद करता है। बीज अंकुरण में क्या करता है, मदद करता है। बीज का जो अंकुरण जो होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज अंकुरण में सहायक, बीज अंकुरण में क्या करता है यह सहायक होता है, ठीक है ना। और नंबर सेकंड बात करें तो ये क्या करता है ATP निर्माण में मदद करता है। ATP निर्माण में मदद या ATP निर्माण में ये सहायक होता है, ठीक है ना। ATP निर्माण में सहायक होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है जिसको ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो वो हो जाएगा हमारे फॉस्फोरस हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस, क्योंकि ये क्या करता है ATP निर्माण में मदद करता है, इसी कारण से इसको ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी इसको जाना जाता है। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा जो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल का आवश्यक संगठक होता है। न्यूक्लिक अम्ल का आवश्यक संगठक तत्व होता है, संगठन तत्व होता है ये, ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल का क्या होता है, आवश्यक संगठक तत्व होता है। न्यूक्लिक अम्ल की जब हम स्ट्रक्चर अध्ययन करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, तब इसके अंदर न्यूक्लिक जो अम्ल होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सम्मिलित रूप से न्यूक्लिक अम्ल को पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड जो शब्द आता है ये 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन शुगर या फिर जिसको हम कह सकते हैं नाइट्रोजन क्षार, दूसरा होता है इसके अंदर शुगर या फिर शर्करा होती है जिसको हम पेंटोज व राइबो शर्करा के नाम से जानते हैं, और एक होता है हमारे फॉस्फोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। इसी कारण से ये क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल का आवश्यक संगठक तत्व होता है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त बात करें इसके और क्या कार्य होता है तो नंबर चौथा हो जाएगा ये क्या करता है, जो सेल डिवीजन जो होता है, जो कोशिका जो विभाजन जो होता है, कोशिका विभाजन को ये क्या करता है, शीघ्रता करता है। जो सेल डिवीजन जो होता है उसको यह शीघ्र होने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त बात करें, इसके अतिरिक्त और इसका क्या कार्य होता है तो इसके अतिरिक्त नंबर 5 कार्य हो जाएगा इसका, नंबर 5 हो जाएगा ये क्या करेगा, फसल की जो परिपक्वता अवस्था होती है, फसल परिपक्वता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। फसल परिपक्वता को क्या करता है, बढ़ावा देता है, यानी कि फसल को जल्दी पकने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये प्रमुख इसके 5 कार्य होते हैं जो हमें ध्यान रखने। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो देख लेते हैं हम। एक तो हो जाएगा बीज अंकुरण वाला, ATP निर्माण वाला और न्यूक्लिक एसिड वाला, ठीक है ना। ये शुरू के जो 3 है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और मोस्टली ये जो ऊर्जा मुद्रा वाला है ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, सीधा सीधा इससे प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ये हमें ध्यान रखना है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में हम इसके कमी के लक्षण के अध्ययन करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके हम देखते हैं अब कमी के लक्षण। कमी के लक्षण की बात करें तो इसके जो कमी के जो लक्षण होते हैं वो मुख्य रूप से 2 से 3 इसके कमी के लक्षण है जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। परीक्षा की जो दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कमी के लक्षण की बात करें यहाँ पर तो कमी के लक्षण के अंदर नंबर 1 आ जाएगा हमारे यहाँ पर, नंबर 1 आ जाएगा यहाँ पर जो बीज का जो अंकुरण जो होता है, बीज अंकुरण, इसका मुख्य कार्य क्या था, बीज अंकुरण में मदद करता है। तो बीज अंकुरण में क्या होने लगेगी, देरी, ठीक है ना। पहला तो कमी का लक्षण ये हो जाएगा, बीज अंकुरण में देरी होने लगेगी। नंबर 2 बात करें, नंबर 2 क्या हो जाएगा, जो फॉस्फोरस जो होता है इसकी वजह से क्या होता है, मक्का की पत्ती, मक्का की जो पत्तियाँ होती है, जो हमारी जो मक्का की जो फसल होती है, मक्का की पत्तियाँ, मक्का की जो पत्तियाँ जो होती है इनका जो रंग होता है वो हरे रंग से किस में परिवर्तित हो जाता है, गुलाबी
गुलाबी रंग में बदल जाता है, ठीक है ना। ये इसकी कमी की वजह से होती है। मक्का की जो पत्तियां होती है उनका जो रंग होता है वो हरा होता है, और जब फॉस्फोरस की कमी हो जाती है तो वो पत्तियां जो होती है वो हमें पर्पल रंग की दिखाई देती है। तो ये इसकी कमी का लक्षण होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें नंबर 3 बात करें तो नंबर 3 क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसके अतिरिक्त हम बात करें इसके जो कमी के जो लक्षण होते हैं वो पुरानी नीचे की पत्तियों में दिखाई देते हैं। पुरानी नीचे की पत्ती पर दिखाई देते हैं, पुरानी पत्ती पर दिखाई देते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है। तो ये 3 प्रमुख इसके लक्षण हैं जो हमें एग्जाम पर्पस से ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक तो हमारे ये गुलाबी रंग वाला, ये जो गुलाबी रंग वाला है इसको हम क्या लगाएंगे 5 स्टार से सम्मानित करेंगे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व की वजह से मकाई की पत्तियों का रंग गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो वो हमारे फॉस्फोरस हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसके कमी के लक्षण होते हैं, और भी कई सारे होते हैं, लेकिन हमें केवल 3 के बारे में मुख्य रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि होते तो कई सारे होते हैं, 10 यहाँ पर मैं लिखा सकता हूँ, लेकिन उनका कोई औचित्य नहीं रहेगा। हमें केवल वही देखना है जो हमें टू दी पॉइंट के रूप में याद भी हो जाए और हमारे एग्जाम के अंदर सीधा सीधा उससे प्रश्न मिल जाए। तो ये 3 हमें ध्यान रखना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम तीसरा जो प्राथमिक पोषक तत्व है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तीसरा जो पोषक तत्व आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पोटेशियम। कौन सा आ जाएगा, पोटेशियम, ठीक है ना। अगला जो हमारे पोषक तत्व होगा वो कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोटेशियम। कौन सा पोषक तत्व हो जाएगा यहाँ पर, पोटेशियम। पोटेशियम की यदि हम बात करें साथियों यहाँ पर, तो जो पोटेशियम जो पोषक तत्व होता है ये पौधों के किस रूप में उपलब्ध होता है, तो ये पौधों को K+ के रूप में उपलब्ध होता है। किस रूप में उपलब्ध होता है, K+ के रूप में उपलब्ध होता है। और इसके अतिरिक्त हम बात करें पौधों को हम जो पोटेशियम की अगर कमी हो जाती है तो अब हम इसकी पूर्ति किस उर्वरकों के माध्यम से कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं हम एक तो KCl के माध्यम से, ये कर सकते हैं हम यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड के माध्यम से, पोटेशियम सल्फेट के माध्यम से जिसको हम सल्फेट और पोटास के नाम से जानते हैं, ये कर सकते हैं हम पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के माध्यम से कर सकते हैं। इन तीनों के माध्यम से हम आसानी से हम पोटेशियम की पूर्ति कर सकते हैं। इसकी बात करें इसको हम कैल्शियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से भी जानते हैं, MOP के नाम से भी जानते हैं, और मार्केट में ये MOP के नाम से ही मिलता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितना होता है, तो लगभग 60% के आसपास पोटेशियम होता है। और इसकी बात करें तो इसके अंदर लगभग 48 से लेकर 52% के आसपास हमारे पोटेशियम पाया जाता है। और इसकी बात करें तो इसके अंदर लगभग जो पोटेशियम जो होता है वो लगभग 33% के आसपास इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो KNO3 जो होता है ये ज़्यादातर फल वृक्षों के अंदर उपयोग में लिया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसके प्रमुख कार्य के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो हमारे जितने भी पोषक तत्व हैं उनके अंदर जो अध्ययन का जो प्रमुख बिंदु है वो कौन सा है, एक तो कार्य हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारे कमी के लक्षण, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इसके कार्य। तो कार्य की बात करें तो नंबर 1 हो जाएगा, ये क्या करता है, रंध्रीय गति, रंध्रीय गति प्लस रंध्रीय गति व वाष्पोसर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। ये जो रंध्रीय गति और वाष्पोसर्जन का अर्थ क्या होता है, तो रंध्रीय गति का अर्थ होता है रंध्रों को खुलना व बंद होना, जो किस पर डिपेंड करता है, पोटेशियम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि पत्तियों के अंदर पोटेशियम की जो मात्रा होगी वो अगर अत्यधिक मात्रा में पाई जाएगी तो रंध्र उतने ज़्यादा खुलेंगे और वाष्पोसर्जन की क्रिया उतनी ज़्यादा होगी। वाष्पोसर्जन का अर्थ क्या होता है, तो पौधे के वायवीय भागों से जल का बाहर निकलना वाष्पोसर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, पौधे के जितने भी वायवीय भाग होते हैं उन सभी से पानी का बाहर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोसर्जन कहलाता है। अब वायवीय भाग हमारे हो सकता है तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है, कलियां हो सकता है, फल हो सकते हैं, पुष्प हो सकते हैं, उन सभी से वाष्पोसर्जन की क्रिया होती है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम इसका जो सेकंड जो फंक्शन है उसकी बात करें तो जो सेकंड जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रंध्र को खोलने में, रंध्र खोलने में सहायक, रंध्र खोलने में ये क्या होता है, सहायक होता है। रंध्र खोलने में ये क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है ना। कि रंध्र खोलने में भी ये सहायक होता है, ये हमें ध्यान रखना है। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा, ये क्या करता है, तो यह
कोशिका जो होती है उसको, कोशिका स्फीति में भी ये सहायक होता है, सहायक स्फीत कोशिका, या फिर हम इसको अदर लिख सकते हैं कोशिका स्फीत में सहायक, कोशिका स्फीत में सहायक। अब यहाँ पर स्फीत का अर्थ क्या होता है, या इसको स्फीत का अर्थ होता है यहाँ पर, इसको हम इंग्लिश में टर्गर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टर्गर। तो जो टर्गर जो सेल होती है उसका जो आयतन जो फैला हुआ होता है उसके लिए जो जिम्मेदार तत्व होता है वो पोटेशियम होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है तो वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक हमारी सिकुड़ी हुई कोशिका है, ठीक है ना। प्लांट सेल की बात करें तो ये इसकी सेल वॉल हो जाएगी, ठीक है ना। ये इसकी सेल वॉल है और ये अभी सिकुड़ी हुई सेल है इसके अंदर कोशिका, ठीक है ना। अब जैसे ही इसके अंदर कोई भी जीव द्रव्य जो होता है वो एक सेल से दूसरी सेल में क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है। हमारे जो शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती है उनके अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है, जो तरल पदार्थ होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता और आता रहता है, ठीक है ना। तो उस दौरान क्या होगा, इसके आसपास जितनी भी कोशिकाएं होंगी, इसके आसपास जितनी भी फूली हुई कोशिकाएं होंगी उनसे क्या होगा, जो तरल पदार्थ है इन कोशिकाओं का वो इन कोशिकाओं से बाहर निकल कर इस कोशिका के अंदर जाएगा। और जैसे ही इस कोशिका के अंदर जाएगा तो ये जो कोशिका है वो क्या हो जाएगी, फूलने लगेगी। अब कोशिका क्या होगी, फूलने लगेगी, तो इस कोशिका का जो आयतन है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो वो जो कोशिका का जो आयतन होगा वो किसकी तरफ बढ़ेगा, कोशिका भित्ति की तरफ बढ़ेगा। किसकी तरफ बढ़ेगा, कोशिका भित्ति की तरफ बढ़ेगा। और वो जो फूलकर जो आयतन जो हो जाएगा वो पहले इस प्रकार का था, तो फूलकर वो फिर किस प्रकार का हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा। यानी कि वो कोशिका जो भित्ति है उसके बिल्कुल चिपक जाएगा। तो इस दशा को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जब कोशिका का निर्माण इस प्रकार से हो जाता है तब ऐसी फूली हुई कोशिका को हम टर्गर सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टर्गर सेल के नाम से जानते हैं। और इस प्रोसेस के लिए जो जिम्मेदार जो हमारे तत्व होता है वो कौन सा होता है, पोटेशियम तत्व होता है। कौन सा तत्व होता है, पोटेशियम तत्व होता है। इसी कारण से इसको हम स्फीत सेल में भी ये मदद करता है। इसी कारण से इसको इसका एक फंक्शन के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं नंबर 4, इसका जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जो जितने भी पादप होते हैं, पादप में ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक या फिर हम कह सकते हैं केवल प्रतिरोधकता क्या करता है, बढ़ाता है। अब ये जो पौधों के अंदर जो प्रतिरोधकता होती है ये कई प्रकार की होती है। पौधों के अंदर जो प्रतिरोधकता होती है वो कई प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो ये हो सकता है सूखे के प्रति प्रतिरोधी हो सकता है, पाले के प्रति प्रतिरोधी हो सकता है, रोग के प्रति प्रतिरोधी हो सकता है, कीट के प्रति प्रतिरोधी हो सकता है। तो इन सभी के लिए क्या करता है, पादप के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। और कौन करता है, तो वो हमारे पोटेशियम तत्व करता है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 हो जाएगा, ये क्या करता है, तो जो पोटेशियम जो तत्व होता है ये क्या करता है, तो हिडन हंगर एंड लग्जरी कंजप्शन दर्शाता है, ठीक है ना, दर्शाता है। तो इसके प्रमुख 5 कारक होते हैं। तो ये पांचों के पांचों जो कार्य जो होते हैं ये हमें ध्यान रखना है। ये हमें इसके जितने भी ये पांचों जो कार्य हैं उसके ऊपर 5 स्टार लगाना, ठीक है ना। इससे सीधा प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रंध्रीय गति में व वाष्पोत्सर्जन में भूमिका निभाता है, रंध्र को खोलने में सहायक, टर्गर सेल में सहायक होता है, और पादप में प्रतिरोधकता को बढ़ाता है, और हिडन हंगर व लग्जरी कंजप्शन जो होता है पौधे के अंदर उसको ये दर्शाता है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसके कमी के जो लक्षण है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके एग्जाम पर्पज से ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसके कार्य के ऊपर 5 स्टार से संबंधित किया है, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम इसके कमी के लक्षण देखते हैं। कमी के लक्षण हमें 2 से 3 कमी के लक्षण याद ध्यान रखने हैं जो सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है ना। कमी के लक्षण की बात करें यहाँ पर हम पोटेशियम की कमी के लक्षण, पोटेशियम की कमी के लक्षण की बात करें तो इसके अंदर हमें 3 कमी के लक्षण ध्यान रखने हैं। कौन कौन से, नंबर 1 आता है इसके अंदर हमें इसकी वजह से क्या होता है, जो टमाटर जो होता है इसकी वजह से टमाटर के अंदर एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। और उस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का नाम है, टमाटर में क्या हो जाता है, ब्लोची राइपनिंग उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लोची राइपनिंग
हो जाता है, ठीक है ना। टमाटर में क्या हो जाता है, ब्लोची राइपनिंग जो किसकी वजह से होता है, पोटेशियम की वजह से होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है ब्लोची राइपनिंग का अर्थ क्या होता है, तो ब्लोचिंग राइपनिंग का अर्थ होता है साथियों, यहाँ पर ब्लोची राइपनिंग का अर्थ होता है जो टमाटर का जो फल होता है, टमाटर का जो फल का क्या होता है, असमान पकना। टमाटर के फल का असमान पकना, उसको किस नाम से जानते हैं, ब्लोची राइपनिंग के नाम से जानते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, पोटेशियम की वजह से होता है, ठीक है ना। और नंबर सेकंड बात करें तो एक फल आता है केला। केले के अंदर एक इसकी वजह से भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और वो हो जाएगा केले में असमान गुच्छों का बनना, असमान गुच्छों का बनना। केले के अंदर इसकी वजह से असमान गुच्छा उत्पन्न हो जाता है, जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर, नंबर थर्ड हो जाएगा जो हमारे कपास की जो फसल होती है, कपास का जो फल प्रकार होता है उसको हम बोल के नाम से जानते हैं। तो कपास में जो बोल जो होते हैं, कपास का जो फल प्रकार होता है उसको हम बोल के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है तो पोटेशियम की कमी से जो कपास का जो बोल होता है उसका जो साइज जो होता है, साइज जो होता है वो कैसा हो जाता है, छोटा रह जाता है, साइज छोटा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन हमें कमी के लक्षण ध्यान रखना है। टमाटर में ब्लोची राइपनिंग, ब्लोची राइपनिंग का अर्थ होता है असमान पकना, किसकी वजह से, पोटेशियम। केले में असमान गुच्छे का बनना, और कपास की जो फसल होती है उसका जो फल प्रकार जो बोल होता है उसका जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है पोटेशियम की कमी की वजह से, ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ में हमारे यहाँ पर जो प्राथमिक पोषक तत्व यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और साथ ही साथ में हम आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में हम द्वितीयक जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।